सर्वेभ्यो स्वागतं व्याहरामि आशयामि कामयामि च सर्वे सुखेन तिष्ठन्ति इति। आं न वा? सुखेन तिष्ठन्तु इति प्रार्थयामि च। अद्य वयं पठिष्यामः सन्धिः। सन्धिः नाम किं? सन्धि इत्यस्य संस्कृतव्याकरणे अस्य प्रयोगः। सन्धि भेदाः पुनः सर्वेषां विषये सम्पूर्णरूपेण अद्य चर्चां करिष्यामः। यस्य यस्याः वा सन्धि इत्यस्य विषये द्वन्द्वाः उत्पद्यन्ते, द्वन्द्वाः अस्ति, क्लिष्टाः अस्ति आसीत्, अद्य तस्य निराकरणं भविष्यति। एतद् निदानरूपेण कार्यं करिष्यति। अस्तु, अद्य वयं किं पठिष्यामः? सन्धिः। संस्कृतव्याकरणस्य मुख्य उपादानः भवति सन्धिः। किमर्थं? यदि सन्धिः न भवति चेत् वयम् अस्माकं पूर्वजः यत् लिखितवन्तः अस्माकं सम्मुखे तस्य अनुवादः दृश्यते, तत्तु बहु क्लिष्टः अस्ति। यत् यत् लिखितं वर्तते अस्माकं कृते सरलसंस्कृतमाध्यमेन सन्धिः कृत्वा तस्य प्रदर्शनं भवति। यथा भवन्तः पश्यन्ति, अस्माकं संस्कृतजगतस्य कालिदासलेखक कवि कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं साक्षात् रूपेण यदि एकः छात्रः पठति तर्हि तस्य अवबोधने क्लिष्टाः उत्पद्यन्ते, परन्तु तस्य सन्धिः कृत्वा यदि सरल अनुवादमाध्यमेन सरलसंस्कृतमाध्यमेन प्रदर्शनं भवति तर्हि सरलरूपेण सम्यक् रूपेण छात्राः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, तर्हि पश्यतु, अद्य वयं किं चर्चां करिष्यामः? सन्धिः। आज आमे कौन पढ़िबाकु जाउछे? सन्धि। सन्धि नाम का? सन्धि इत्युक्ते सन्धि शब्दस्य प्रथमतः पश्यतु, एतत् वर्तते पुल्लिङ्गशब्दः। यदि प्रश्नः आगमिष्यति परीक्षायां, क्वेश्चन अगर आता है, प्रश्न यदि आसीव केमिति? सन्धि शब्दः, सन्धिः शब्दः कस्मिन् लिङ्गे प्रचलति? कस्मिन् लिङ्गे प्रचलति? तर्हि उत्तरम् अस्माकम् एकैव आगच्छति, पुंसि अथवा पुल्लिङ्गे। पुल्लिंग में हमेशा संधि चलता है, पुल्लिंग रे सदाबेले संधि चली था। तार व्युत्पत्ति आमे देखिबा। देख, व्युत्पत्ति कौन रहुची? सम उपसर्ग पूर्वकात् धा धातो हो कि प्रत्यय इत्युक्ते सन्धिः शब्दः निष्पद्यते। केमिति उत्पन्न होची? कथम उत्पद्यते? सम उपसर्ग पूर्वकात् द्वाविंशति उपसर्गाः सन्ति। उपसर्गस्य विषये अस्माकं कक्षा जातः। प्रथम वीडियो वर्तते उपसर्गाणां विषये। यः एजावत् यः न दृष्टवन्तः ते पश्यन्तु, इदानीमेव पश्यन्तु उपसर्गाणां विषये। सम्यक् रूपेण तत्र अहं परिष्करणं कृतवती। तर्हि सन्धिः नाम का? सन्धि शब्दस्य व्युत्पत्ति यदि आगच्छति परीक्षायां, सम उपसर्ग पूर्वकात् द्वाविंशति उपसर्गाः सन्ति। उपसर्गाणां मध्ये सम उपसर्ग पूर्वकात्
धा धातोः की प्रत्यये कृते संधिः शब्द पुल्लिंगे निष्पद्यते जातम्। अस्तु, पुनः संधि शब्द का अर्थ है मेल या योग अर्थात मिलना। संधि शब्दस्य अर्थः वर्तते मेलनम्। अस्तु, पश्यतु, वर्णानां परस्परं विकृतिमत संधानं संधिः। वर्णानां परस्परं विकृतिमत संधानं संधिः अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना। विकारः भवन्तः जानन्ति वा? कति विकाराः सन्ति, पुनः विकारस्य कथं प्रयोगः भविष्यति, तस्य उपरि यदि न जानन्ति किमपि तर्हि कमेण्ट् माध्यमेन लिखतु, पुनः एकवारं तस्य उपरि मध्ये अपि च कक्षा आगमिष्यति। अस्तु, पश्यतु, अत्र संधि शब्दस्य परिभाषा का? वर्णानां परस्परं विकृतिमत संधानं संधि इत्यस्य अर्थः भवति अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। विकृति का मतलब है वर्ण परिवर्तन। वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसके साथ जो मिलना होता है दो वर्णों का, उसे हम संधि कहते हैं। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे, पश्यतु, अत्र एकैव पंक्ति वर्तते। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से, यह अहम उक्तवती, पूर्वमेव उक्तवती, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये पीडीएफ हिंदी में वर्णित है, संस्कृत में ये पीडीएफ मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम संस्कृत में मिल जाते हैं लेकिन बहुत पुराने मिल जाते हैं। अस्तु, अहं सरल संस्कृत माध्यमेन भवन्तां सम्मुखे उपस्थातुम् इच्छामि। किमपि वदतु। पश्यतु, इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। रमा धन ईशः रमेशः, रम आ ईशः वर्ण विकारः। अत्र पश्यतु, वर्णस्य विस्तारकरणं वर्तते वर्ण विकारः। किं? रमा इत्यस्य म हलन्तं शब्द वर्तते। हलन्तं शब्दस्य साक्षात् उच्चारणं न भवति, एतस्यापि वीडियो जातं। तर्हि पुनः अन्यथा रम भविष्यति। अत्र रमा ईश रमेशः वर्तते। रम आ रमा, पुनः ईशः, आ ई से मिलने के बाद एकार हो जाता है। ये हम अगले नियम में पढ़ेंगे। फिर क्या बता रहा है इसमें? रम ए आ का विकार होके रम ए शह रमेशः, गुण संधि इस प्रकार से होता है। आगे हम विस्तृत से पढ़ेंगे गुण संधि क्या है। स्पष्टीकरण में हम देखेंगे, उपर्युक्त उदाहरण में रमा के मा में विद्यमान आ तथा ईशः का ई मिलकर ए में वर्ण परिवर्तन हो गया। यह वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन ही संधि है। समझ में आ गया सबको? अवगन्तुं शक्नुमः वा? शक्नुवन्ति वा? पश्यतु, उपर्युक्त उदाहरण में ये जो उदाहरण इधर दिया गया, ठीक है, देखिए ये जो उदाहरण यहाँ दिया गया, यहाँ पर क्या वर्णित है? रमा ईशः, आ का एकार हो जाता है इधर, हाँ या नहीं? तो ये जो है ये थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हाँ देखते हैं ये ऐसा ही है। लेट्स सी। पश्यतु, पुनः 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 पुनः
प्रचेष्टां करिष्यामः। अस्तु, भविष्यति भवति। पश्यतु यहाँ पर क्या लिखा गया, उपर्युक्त उदाहरण में रमा के माँ में विद्यमान आ तथा ईशः का ई मिलकर ए हुआ। ए को क्या कहेंगे, आ और ई का मेल से वर्ण विकार होके ए हो जाता है। संधि में बहुत बार वर्ण विकार का सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कहाँ पर कौन सा वर्ण उत्पन्न होता है, कौन सा वर्ण विकार होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन से वर्ण से मेल होके क्या उत्पन्न होता है, क्या वर्ण विकार होता है, ये आपको आगे ही पता चल जाएगा वीडियो में। संहिता, भवन्तः जानन्ति संहिता नाम संधि, संधि नाम संहिता। संहिता यानी कि संधि, संधि यानी कि संहिता। तो संधि के लिए अनिवार्य तत्व है संहिता सूत्र, परः सन्निकषः संहिता। ये सूत्र आपको मुखस्थ करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। संधि का जो परिभाषा है, जो अक्षरिक परिभाषा है, वो है परः सन्निकषः संहिता। इसका अर्थ मैं डिटेल में अभी बताऊंगी आपको। पहले तो ये याद रखिए, परः सन्निकषः, सन्निकषः, निकषः संहिता इत्युक्ते संधि, संहिता नाम संधि। अस्तु, इसका अर्थ क्या है, अस्यार्थः वर्तते, दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाता है, हो जाना ही संहिता होता है। यानी कि आ और ई के मेलन से ये दोनों परस्पर मिल गए, फिर ए का वर्ण विकार हो गया, हाँ या नहीं। ये दो जितना मिलेंगे उतना ही ए का उत्पन्न होगा ना, अगर नहीं मिलेंगे तो ए का उत्पन्न कैसा होगा। उसी प्रकार ये वही कहता है परः सन्निकषः संहिता, यानी कि दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही संहिता है। संहिता के विषय में व्याकरण शास्त्र में एक नियम प्रसिद्ध है, जो है ये श्लोक को याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ सुभाषित तो आपको 100, 150, 200, 500 जितना भी आप याद रख सकते हो उतना रख लो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तर्हि पश्यतु, संहितैकपदे नित्य धातु उपसर्गयोः, नित्य समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। एवं वा, तो ये आपको ये श्लोक संहिता के अर्थ के स्वरूप में याद रखना पड़ेगा। पुनः पश्यतु, अत्र संहिता एक पद में नित्य होती है, यानी कि संधि में एक वर्ण भी होता है, एक पद, वर्ण यानी कि एक पद, पूर्व पद और परपद, उत्तर पद, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, नई ही नई धन अकह, ये है पूर्व पद। एइडाको में ओडियारे भी पूर्व पद कहवा, एइडाको में ओडियारे उत्तर पद भी कहवा, नो प्रॉब्लम, किछि भी प्रॉब्लम नहीं। अत्र पूर्व पदं वर्तते नई, उत्तर पदं वर्तते अकः। तर्हि पश्यतु, अत्र भवन्तः मनसि एकः प्रश्नः आगमिष्यति। अत्र तु किं, पश्यतु, अत्र नई धन अकः वर्तते, धन जी जानी पारना, धन माने जोड़ा कि मैं दंड बोली ओडिया रे भी कहवा, सेटा माने हिंदी रे ताको प्लस जोड़ा कि ताको हिंदी रे धन कहंती, ठीक अछि। नई धन अकः, अत्र केवलं पदद्वयं वर्तते, परन्तु यस्य पूर्वपदं वर्तते नई, उत्तरपदं वर्तते अकः। परन्तु यदि पदत्रयं वर्तते, भवन्तः मनसि यदि प्रश्नः एतद् एवं रूपेण आगमिष्यति, तर्हि अत्र समाधानः अपि अत्र ही मिलिष्यति, अत्र ही भवन्तः प्राप्तुं शक्नुमः। क्षम्यतां, मिलिष्यन्ति एतस्य संस्कृतशब्दः कस्मिन् व्याकरणे, कस्मिन् डिक्षनरी मध्ये
द्रष्टुं न वयं शक्नुमः, परन्तु एवं रूपेण भाषायाः मेलनं मम मनसि अपि चलति। तर्हि यदि पदत्रयमपि अत्र वर्तते, प्रथमतः पदद्वयस्य मेलनं कुर्वतु, पदद्वयस्य मेलनं करोतु, पुनः अन्यपदद्वयस्य। तर्हि भवन्तः सम्मुखे पूर्वपदं उत्तरपदम् आगमिष्यन्ति। सम्यक्। पुनः अत्र पश्यतु, उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य अनिवार्य होती है। किम? उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य अनिवार्य होती है, यानी कि जहाँ पर उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है वहाँ संधि होना ही होना है। संहिता शब्द जहाँ भी आता है वो संधि को ही सूचित करता है। तो यही कहता है कि उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य होती है, यानी कि अनिवार्य ही होता है। अगर किसी धातु के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो वो संधि होकर ही निकलेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो जुड़े ना। समझ में आ गया? जैसे कि नी अवसत न्यवसत, प्रर्च्छति प्रार्च्छति, अधि आगच्छति अध्यागच्छति। आगच्छति गम धातोः वर्तते, रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तर्हि अधि उपसर्ग पूर्वकात् अत्र अधि उपसर्ग वर्तते। ये क्या सूचित करता है? अधि एक क्या है? उपसर्ग है और धातु आगच्छति, ये होगा ही होगा। अगर पूर्व पद क्या है? उपसर्ग है और पर पद धातु है, तो आप आंख बंद करके यहाँ संधि कर लेना। सही बात समझ में आ गया? आगे चलते हैं। फिर नंबर 3 क्या बताता है? सामासिक पदों में, सामासिक यानी कि समास युक्त सामासिक पदों में संहिता अनिवार्य होगी। जैसे कि देवस्य आलयः कहाँ कहाँ अनिवार्य है? जैसे कि उपसर्ग और धातु में, फिर सामासिक पद यानी कि समास युक्त पद, यहाँ समास होता है। देवस्य आलयः सामासिक विग्रह वर्तते वा? देव आलयः देवालयः। अस्तु, देवालयः इत्यस्य समासः किं? विग्रहः किं? देवस्य आलयः। अस्तु, पुनः पश्यन्तु, अत्र कृष्णस्य अस्त्रं, कृष्णास्त्रम। नंबर 4 क्या कहते हैं? वाक्य में संहिता विवक्षाधीन यानी कि अपने इच्छा के मुताबिक विवक्षाधीन होती है, अर्थात आपकी इच्छा के अधीन है कि आप चाहे तो संधि करें या चाहे तो ना करें। आप वाक्य बोल रहे हैं, यथा अहम वदामि, तथैव, तथा इव, तथैव भवन्तः अपि शृण्वन्ति। आम् न वा? तथैव इत्यस्य प्रयोगः अहं तथैव रूपेण क्रियते, परन्तु यदि अहम इच्छामि तथा इव अपि कर्तुं शक्नोमि, परन्तु तत्र श्रवणे अपि मधुरं न उपलभ्यन्ते, न अनुभवं क्रियते, परन्तु वाक्ये अपि भवन्तः प्रयोगः कर्तुं शक्नुवन्ति। वाक्य में भी आप संधि करके या संधि ना करके भी प्रयोग कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि उदाहरण दे चुकी हूँ, एक सिंपल सा वाक्य बोल के सरल सा वाक्य बोल चुकी हूँ, जैसे कि तथैव। तथैव को आप तथा इव भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, देखिए, रामः गच्छति वनम, संधि नहीं हुई। रामो गच्छति वनम, हो गई संधि। विसर्ग का लोप हुआ, विसर्ग संधि में आप जानेंगे इसको। अस्तु, अत्र कः अस्ति, अत्र को अस्ति, कः अस्ति इत्यस्य को अस्ति। आम्, द्वाविंशे एव वर्षे इन्दुमती अधिजगाम स्वर्गम्। द्वाविंशेव वर्षे इन्दुमती
अधिजगाम स्वर्गम् इत्यस्यापि सन्धिकार्यं भवितुम् अर्हति। भवन्तः एव कमेण्ट् माध्यमेन वदतु। संधि विच्छेद नाम किम? संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद है। पहले हम क्या जाने आज कि संधि क्या है। संधि शब्द का उत्पन्न कैसे हुआ, निष्पन्न कैसे हुआ, संधि शब्द कौन सा लिंग में प्रयुक्त होता है, फिर समास में कैसे चलता है और धातु के साथ जुड़ने से क्या होता है उपसर्ग का। ठीक है, तो अभी देखिए संधि विच्छेद जो जुड़ा हुआ है उसे बिछेड़ने को हम संधि विच्छेद कहेंगे। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि गणेशः गण ईशः गणेशः, विद्यार्थी विद्या अर्थी विद्यार्थी ही। संधि में क्या होगा, दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। संधि विकार अलग चीज है, जो एक मेलन के साथ अन्य वर्ण का उत्पन्न होता है। यहाँ दो वर्णों के स्थान एक नया वर्ण हो जाता है। रवि ईशः रविशः, ई और ई का मेल से दीर्घ ई हो जाता है। शुर इंद्र शुरेंद्रः, संधि में अ और ई वर्ण मेल होकर ए हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सदा एव सदैव एवं रूपेण भवितुम् अर्हति। एकः पूर्वपरयोः सूत्रः वर्तते। पूर्व और पर दोनों वर्ण के स्थान पर एक आदेश होगा। दो वर्ण के स्थान पर अगर आदेश कुछ होता है तो सूत्र क्या लागू होते हैं, वो उधर एकः पूर्वपरयोः। दो वर्ण के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार होता है। वर्ण विकारः अस्माकं जातः, तर्हि द्वयोः वर्णयोः मध्ये केवलं पूर्ववर्णस्य विकारः परिवर्तनं दृश्यते। यथा पश्यतु, इत्यादि। अत्र किं वर्तते, इत्यादि। आ इत्यस्य उच्चारणम् अस्माकं मस्तिष्के प्रचलति, अस्माकं श्रवणे अपि आगच्छति। इत्यादि इत्यादि। मधु अरि मध्वरि ने अनं नयनम् एवं रूपेण भवितुम् अर्हति। एकस्थाने एकादेशः सूत्रं वर्तते। अस्तु, पुनः अत्र पश्यतु, दो वर्णों में से किसी वर्ण का लोप हो जाता है। सेम ही बात बता रहा है, आगे देखिए। पश्यतु, दो वर्ण में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाना, यानी कि जैसे एकस्मिन् अवसरे एकस्मिन्नवसरे, दो का मिलकर एक हो जाना। जहाँ पर हलंत होता है, नकार होता है, वो वहाँ ऐसे हो जाता है। इसका सूत्र हम विशेष रूपेण भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति अग्रिमकक्षायां। कभी कभी दो वर्णों में साथ साथ परिवर्तन होगा। तत्शिव तच्छिवः, वाघहरि वाघहरि ही। ठीक उसी प्रकार कभी कभी दोनों वर्णों के बीच कई तीसरा वर्ण चला आएगा, जैसे कि वृक्ष छाया वृक्ष छाया, यहाँ चकार का आदेश हो जाता है। तो आज का वीडियो यही रहा। आगे हम जानेंगे कि संधि के प्रकार, स्वर संधि किसे कहते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि इसको संस्कृत में लेके आऊँ आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भूले बिना सब्सक्राइब करते हुए जाना। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।